जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम सब कवर करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। सीटेट की तैयारी दोस्तों अगर आप सब कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। सभी लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए। अब क्यों हमको सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कहना चाहिए, पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सीटेट का पेपर होता है वह आपके तर्क शक्ति पर आधारित होता है, आपकी सोचने की क्षमता पर आधारित होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है, किस हिसाब से लैंग्वेज को घुमा रहा है, उसको आप समझ जाएंगे। और जब उसको आप समझ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप नए स्टडी मटेरियल के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व करते रहिए। 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो भी समय मिले आप उतना सॉल्व करते रहिए। तो आइए हम सब बढ़ते हैं और हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब सीटेट के नए स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डेली सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम सब सीटेट की बात करें तो आपका जो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था वो चला था आपका 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। यह टोटल दोस्तों 22 सीटों में आपका एग्ज़ाम हुआ था और आपको इस चैनल पर सभी के सभी 22 सीटों को कवर कराया जाएगा। तो आज की जो हम सब क्लास कर रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आज जो हम सब पेपर सॉल्व करेंगे सीडीपी को कवर करेंगे और वह पेपर आपका रहेगा 2 फरवरी 2023 को वो पूछा गया था। हमने इसके पहले जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए थे, जैसे सबसे पहले हमने कवर किया था 6 फरवरी का, 4 फरवरी का, 3 फरवरी का। आज हम सब कवर करेंगे 2 फरवरी 2023 को जो आपका पेपर पूछा गया था सीटेट एग्ज़ाम में, उसमें हम सब सीडीपी को आज कवर करेंगे। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम सब दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह कथन कारक से था। कह रहे हैं कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब कारण दोस्तों आ रहे जो कह रहे हैं कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेष अनुक्रियाशील होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो कथन कारक दिए हैं उसमें कौन सही है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है, इसको आपको बताना है। जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पहला कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए सही, ए और दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसमें जो कि अगर राइट आंसर की हम सब बात करें तो पहला सही है। कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगर हम सब इसको समझे तो कह रहे हैं कि इस दोनों कथन जो है दोनों सही हैं। कह रहे हैं कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब प्रारंभिक वर्षों मतलब शुरुआत है तो उसको अच्छे से कैसे वातावरण है, मतलब हर चीज़ पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। और अगर विकास की जो दूसरा है कारण आर है, कह रहे हैं कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब विकास होता है सब एक जैसा नहीं होता, कुछ ऐसे चरण होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बच्चा बहुत परिपक्व हो जाता है। इसलिए दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप में पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसमें पूछने के यही प्रयास है कि कह रहे हैं कि जो विकास का क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जो आदमी की बौद्धिक क्षमताएं हैं, तार्किक विचार थिंकिंग तो इत्यादि विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन जो है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है भावात्मक, या फिर शारीरिक, या फिर संज्ञानात्मक, या फिर सामाजिक। अगर इसमें हम सब ध्यान दें तो इसमें पूछ रहा है जो वो कॉग्निटिव थिंकिंग की बात कर रहा है, संज्ञानात्मक, क्योंकि इसमें बात कर रहा है कि जैसे
तार्किक विचार की, बौद्धिक क्षमताएं की, इस प्रकार से जब विचार करता है तो आपकी संज्ञानात्मक, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग की बात करता है। अगर इसमें हम सब बात करें, इसमें दोस्तों आपका आता है जैसे किसी समस्या को समझना, सीखना, तर्क करना, सोचना, यह सब आपके आते हैं किसके अंतर्गत? कॉग्निटिव थिंकिंग, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों को समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? तो प्राथमिक संस्था की इसमें बात करें, सामाजिक मीडिया, परिवार, कानून या फिर धार्मिक संस्था। जैसे कि हमने आप जब थ्योरी क्लास ले रहे थे तो उसमें आपको बताया था प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था। तो प्राथमिक संस्था के आपके अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे परिवार हो गया, पास पड़ोसी हो गए, ये सब आपके प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक संस्था की अगर हम सब बात करें तो द्वितीयक संस्था में आपका विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, तो यह सब आपके द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसे परिवार, प्राथमिक संस्था वह होता है जो बालक सबसे पहले सीखे। सबसे पहले ऐसा तो है नहीं बच्चा छोटा है तभी स्कूल जाने लगा, सबसे पहले वो घर पे ही सीख लेता है ना, मम्मी कौन है, पापा कौन है, चाचा कौन है, ये सब वो सीख कहाँ से जाता है? वो परिवार से ही सीख जाता है, पड़ोसियों से सीख जाता है। इसलिए परिवार, पड़ोसी, यह सब आपके प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। करें कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरे का अनुसरण, नकल करना शुरू कर देते हैं? तो जीन पियाजे को जो 4 सिद्धांत है उसमें वो बता रहे हैं कि किस सिद्धांत में, मतलब किस स्टेज पर, किस चरण में बच्चे एक दूसरे की नकल करना शुरू कर देते हैं। जो संवेदी गामक अवस्था है दोस्तों वह सही है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो नकल करने की बात अगर हम सब देखो तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो पहली अवस्था हो, जैसे संवेदी गामक अवस्था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, लेकिन 2 वर्ष तक बच्चा समझने, नकल करना शुरू कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि विकास सिद्धांत के जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य का सही क्रम याद रखना शुरू कर देते हैं? तो ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक। तो इस एज में दोस्तों जो बालक होता है वो घटनाओं को, भूत, वर्तमान, भविष्य को सही क्रम याद रखना शुरू कर देता है, वह समझने लगता है। तो ये अवस्थाएं, अगर इस अवस्थाएं की काल हम बात करें तो यह अवस्थाएं आपके चलती हैं 7 से लेकर 11 वर्ष तक। जो 7 से लेकर 11 वर्ष के बालक होते हैं वह आपके आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इस अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लारेंस कोहलर के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? ऑप्शन है पहला अनुपालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, या फिर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। तो दोस्तों इसमें लारेंस कोहलर के अनुसार आपको बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो लारेंस कोहलर के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपनी और दूसरे व्यवहार की जरूरतों, इच्छाओं को संदर्भ में जांचते हैं, तो दोस्तों इस एज में जो यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास है यह आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस अवस्था में जो है कि नैतिक विकास ज़्यादा होता है, वह सोचता है कि जो हम ऐसा कोई काम करें जो दूसरा खुश हो जाए, तो यह सब ज़्यादा इसमें इस एज में देखने को मिलता है। इसे हम यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहने के लिए वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में खाली जगह फिर खाली जगह महत्व पर बल दिया है। सांस्कृतिक उपकरण, दंड, मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार, सामाजिक पारस्परिक चर्चाओं, या फिर जैविक परिपक्व और प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा, इसमें पूछ रहे ले वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सामाजिक पारस्परिक और चर्चाओं की महत्व पर बल दिया है। किस पे बल दिया है दोस्तों? सामाजिक, सोशल
इंस्ट्रक्शन पर इसने बल दिया है, इसमें यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी समाज में हम अगर सामाजिक बात करें, जैसे परिवार हो गया, समाज, विद्यालय, मित्र, यह सब आपके इस पे इन्होंने बल दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें कि अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को खाली जगह की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए। खाली जगह तो अवसर देना चाहिए। ऑप्शन है जो इसमें विकल्प दिया गया है दोस्तों, पहला है सुसाधक ज्ञान सर्जन की सक्रिय भागीदारी बनाने, या फिर आदेश जानकारी की निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, या फिर अगला है जानकारी संभरक ज्ञान वशवर्ती व ग्रहणकर्ता, या फिर अनुदेशक अनुकरण करता। तो दोस्तों इसमें जो भरा जाएगा, जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। ऑप्शन कह रहे हैं कि इसी अर्थपूर्ण कह रहे हैं, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को सुसाधक कह रहे अध्यापक को सुसाधक की भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका? अब देखिए, आदेशक डायरेक्टर नहीं कि आप उसे आदेश दें, जानकारी संभरक ज्ञान के ये सब नहीं है, तो दोस्त अनुदेश ये भी नहीं है, तो जो सुसाधक का रूप आप करिए। सुसाधक की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? ज्ञान सर्जन की सक्रिय भागीदारी बने। कैसे करें? ज्ञान सर्जन की सक्रिय भागीदारी बने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? जो प्रगतिशील शिक्षा हो इसमें से किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, या फिर अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, जो अगला ऑप्शन है, तो मानकीकृत पाठचर्या, या फिर व्यवहार का अनुकूल। तो दोस्तों इसमें जैसे अगर हम सब बात करें तो अध्यापक केंद्रीय, जो पहला प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो प्रगतिशील में तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, अध्यापक केंद्र शिक्षा, तो अध्यापक तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा पहला। और दूसरा की बात करें अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन, जाहिर सी बात है दोस्तों, जब सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, खुद से अपना करे, अधिगमकर्ता स्वयं मूल्यांकन करेगा तो वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा मानकीकृत, जब स्टैंडर्ड, तो ये ऐसे ऑप्शन आपको तुरंत गलत करना है। व्यवहार का अनुकूल, तो व्यवहार से कोई मतलब नहीं, प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा इसमें, अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंगे अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। तो किस स्तर की बुद्धि है दोस्तों? तार्किक गणितीय बुद्धि है, संगीतीय बुद्धि है, या फिर शारीरिक संवेगी या फिर अंतरा वैयक्तिक बुद्धि है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि अनीता जो है, कह रहे हैं अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह से सुलझाती है। तो उस प्रकार से कैसी बुद्धि? वो तर्क कर रही है दोस्तों। जैसे पहेली सुलझाना, तो पहेली में क्या करते हैं आप? तर्क करते हैं ना, तर्क कर रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ राइट आंसर, लॉजिकल मैथमेटिकल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक अध्यापक, कथन कारक का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण जो आर दिया गया है, कह रहे हैं कि निजवाग विद्यार्थियों में निजवाग विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। तो दोस्तों अब इसमें आपको बताना है, जो पहला ऑप्शन दिया गया, कह रहे हैं कि ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो अगला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर अगला ऑप्शन लास्ट है, ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों इसमें जो कि राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ए सही है लेकिन आर गलत है। अब इसमें जो कह रहे हैं कि एक अध्यापक को जो इसमें कह रहे हैं कि पहला का अभिकथन था, कह रहे हैं कि एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य
काम करते समय अपने विचारों, चिंतन प्रक्रिया, मौखिकीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, उनको ज़्यादा मतलब कि मौका दे, पूछने का मौका दे, बोलने का मौका दे, तो ये सही है पहला ऑप्शन। लेकिन इसमें दूसरा कह रहे हैं निज वाक्य विद्यार्थियों के उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों का बाधक होता है, तो ये आपका गलत है। ये सही है लेकिन आर आपका गलत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नता किस वजह से होती है? अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नता किस वजह से होती है, उसको अब बताना है। पहला ऑप्शन है केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, या फिर केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, या फिर अगला है व्यक्तिगत और वातावरण कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, या फिर लास्ट है ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। अब इसमें सोचने समझने की जो बात है, इसमें अधिगम पूछ रहे हैं, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नता किस वजह से होती है। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों के जटिल अंतःक्रिया की वजह से, यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे खाली जगह का इस्तेमाल करना चाहिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, या फिर मूल्यांकन के अनिरंतर रूप, या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो दोस्तों इसमें जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक अध्यापिका है जो अपने विद्यार्थियों को अधिगम की प्रगति को बिना एक दूसरे से तुलना किए समझना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो योगात्मक मूल्यांकन करें, या फिर मूल्यांकन और निरंतर रूप से, या फिर तो इसमें राइट और फॉर्मेटिव जो रचनात्मक मूल्यांकन है, इस प्रकार से उसे कोई रचनात्मक कार्य कर लें, तुलना भी नहीं होगा, उसको पता भी चल जाएगा कि उसका प्रगति कैसी है। कोई रचनात्मक कार्य करा ले सभी से, तो उसमें सबको पता चल जाएगा किस बच्चा, कौन सा बच्चा कितना प्रगति, कितना सीखा है, कितना उसे और हमको मेहनत करना है। इस प्रकार से काम कराना चाहिए, जो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करें सभी विद्यार्थियों में अपनेपन, संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अपनेपन, संबद्धता की बात करें, भावना विकसित हो, तो उसे ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़वादियों की सक्रिय करें। तो ये दोस्तों इसमें रूढ़वादी गलत है, पहला ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा आपका। और जो दूसरा ऑप्शन है, कह रहे हैं केवल प्रभुत्व संस्कृतियों का त्यौहार ही मनाएं, या फिर अगला है गौड़ समझें जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभव को अनदेखा करें। तो दोस्तों इसमें ये भी आपका गलत हो जाएगा। और जो लास्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि विविधता और व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति सम्मान पैदा करें। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई है जो विविधता और व्यक्तिगत भिन्नता, जो अलग अलग लोग, ऐसा नहीं कि आप किसी को मत ध्यान दीजिए, या फिर किसी को मतलब कि आप चाहे उसमें जो संस्कृत के बच्चे हों, चाहे जो जिस क्षेत्र के बच्चे हों, आपको सबको ध्यान देना है। विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रति सम्मान पैदा करें। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? तो समालोचनात्मक चिंतन की बात करें, जो सहायक नहीं उसको आपको बताना है। विचारों का अनमेयता, या फिर परासंज्ञान, या फिर स्वयं पूछताछ और स्वयं आकलन, या फिर सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। दोस्तों जो सहायक नहीं, इसमें नहीं पूछा है, इसको ध्यान देना। जो सहायक है उसको आपको नहीं बताना है, जो नहीं सहायक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों की अनम्यता। तो दोस्तों इसमें जो बात करें, जैसे ये नहीं सहायक है, जो विचारों का अनम्यता ये नहीं, बाकी परासंज्ञान भी सहायक है, स्वयं पूछताछ, स्वयं आकलन ये भी सहायक है, सुझाए संसाधनों का मूल्यांकन ये भी आपका सही है। लेकिन जो सही नहीं हुआ है विचारों की अनियमितता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा निम्न में से किन की ज़रूरतों को पूरा करती है? जो समावेशी शिक्षा है वह किन की ज़रूरतों को पूरा करती है? ऑप्शन है विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, या ये विद्यार्थी जो प्रतिभाषा संपन्न है, या फिर निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर आने वाले विद्यार्थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका सीक्वेंस लगाना है।
ऑप्शन ए या फिर पहला सही है या फिर दूसरा, पहला दूसरा सही है, या फिर जो लास्ट है पहला दूसरा तीसरा सही, या फिर लास्ट ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा चौथा सही। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा निम्न में से किन की ज़रूरतों को पूरा करती है। जो समावेशी शिक्षा विकलांग से जूझते विद्यार्थियों की भी पूरा करती है, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी उनको भी पूरा करती है, वे विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न हैं उनको भी पूरा करती है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसमें सही सभी जो हैं सही हैं, जो आपकी समावेशी शिक्षा है सभी को एक साथ लेकर चलती है, तो फिर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विषय वस्तु को पढ़ाते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है। ऑप्शन है पहला प्रमाद, जो पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि प्रमाणशिष्ट, पक्षघात, पठन वैकल्य, या फिर स्वलीनता, या फिर गतिमान अक्षमता। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका सही होगा, पढ़ने संबंधी बात कर रहे हैं, पढ़ते समय, तो पढ़ते समय जो भी समस्या होगी आपके पठन वाक्य डिसलेक्सिया से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंगे स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है। ऑप्शन है जो स्वालीनता की बात करें, स्वालीनता नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है। सामाजिक और संप्रेषण कौशल, दृष्टि, एकाग्रता की क्षमता, या फिर शारीरिक समन्वय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो स्वालीनता है दोस्तों वह सामाजिक और संप्रेषण कौशल को सापेक्ष को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। किसको? सामाजिक और संप्रेषण कौशल को। अगला क्वेश्चन है, करेंगे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं उन्हें कभी कभी अधिगम आवश्यकता नहीं हो सकती, या फिर उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है, या फिर उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, या फिर लास्ट है वे अभिव्यक्ति के प्रवाह के विवर्धन दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात करें तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वे अभिव्यक्ति के प्रवाह को विवर्धन दर्शाते हैं। उनमें जिज्ञासा की भावना का क्षीण होता है तो आपका गलती होगा। उनमें मानसिक क्रियाओं का उत्क्रमणीयता की कमी होती है। अगर मानसिक की समस्या है तो फिर वो प्रतिभाशाली कैसे हुए? नहीं हो सकता। उन्हें कभी भी अधिगम के कभी भी तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वे अभिव्यक्ति के प्रवाह को विवर्धन दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि श्रवणबाधिता से जूझते विद्यार्थियों को सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। तो ऑप्शन पे पहले हम चलते हैं। कहीं यहाँ पे श्रवणबाधित बात कर रहे हैं, जो श्रवणबाधित हैं उनके लिए जूझते विद्यार्थियों के समावेशन में कौन सी पद्धति होगी जो उनके लिए सहायक होगी। ऑप्शन कह रहे हैं कि चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों को दिखाना, या फिर मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप से इस्तेमाल करना, या फिर मौखिक रूप को दृश्य रूप से संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना, या फिर अगला है लास्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। इसमें जो बालक है दोस्तों वह कैसा है? वह श्रवण है और सुनने में उसी को समस्या है। तो अगर उसके जो बालक सुनने में समस्या है उसके लिए आप क्या करेंगे? चलचित्र उसको दिखाएंगे, चलो ठीक है, वीडियो में बिना उपशीर्षक के वैसे जहाँ से मानो वहाँ से दिखाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप को इस्तेमाल करें। सिर्फ आप बोलेंगे, जब वो सुन ही नहीं पा रहा आप क्या बोलेंगे? करें मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना, संप्रेषण को मौखिक रूप से दृश्य। आप मौखिक रूप से भी बताइए और उसे दिखाते भी रहिए तो वह ज़्यादा समझेगा। ऑप्शन नंबर है आपका। अब इसमें जो लास्ट है कह रहे हैं व्याख्यान विधि तो होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ व्याख्यान आप देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। संप्रेषण को मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे खाली जगह से की ओर सीखते हैं। तो आपको दो खाली स्थान है उसमें क्या बताना है? बच्चे जो हैं किस ओर सीखते हैं? पहला ऑप्शन है अमूर्त मूर्त, सांकेतिक, चित्रात्मक, विशिष्ट, सामान्य, सरल, जटिल। बच्चे जो हैं दोस्तों वह किस तरह सीखते हैं? तो जैसे पहला अमूर्त कोई चीज़,
अब पहले जो चीज़ वह नहीं जान रहा बालक समझ जाएगा नहीं, पहले उसे मूर्त से अमूर्त को, सांकेतिक फिर चित्रात्मक। तो दोस्तों अगर इसको हम बात करें तो आप संकेत, यह भी आपका गलत होगा। कह रहे विशिष्ट से सामान्य, पहले उसे विशिष्ट बताएंगे तब सामान्य बताएंगे नहीं। कह रहे सरल से जटिल की ओर, जाहिर सी बात है दोस्तों, पहले उसे हम सरल बताएंगे तब उसे हम जटिल बताएंगे। जैसे पहले हम उसे अगर क पढ़ा रहे हैं पीछे लाइनिंग खींचना बताएंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर इसे बताएंगे, फिर क लिख लेगा, फिर से क से हम कलम जोड़ सकते हैं। इस तरीके से जटिल की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसे सरल बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं है। दोस्तों इसमें नहीं पूछा, जो भी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं पूछा है तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली नहीं, जो प्रभावशाली नहीं है उसको आपको बताना है। कह रहे हैं कि अधोर रेखांकन और चिन्हांकित करना, या फिर स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, या फिर उदाहरण सृजन करना, या फिर निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो जो प्रभावी नहीं है तो प्रभावी आपका निष्क्रिय अनुवाचन करना। करेंगे जो निष्क्रिय है उसका अनुवाचन करेंगे तो वह कैसे प्रभावी रहेगा, तो वह नहीं प्रभावी। जो प्रभावशाली नहीं है तो यह आपका प्रभावशाली नहीं है, बाकी ये सारे प्रभावशाली हैं, तो गलत गलत के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। कथन जो कह रहे हैं कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। यह कथन है दोस्तों। अब जो कारक है कह रहे हैं कि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देता है और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सही है उसको आपको बताना है। दो आपके कथन कारक दे दिए थे। ऑप्शन नंबर पहले हम देख लेते हैं। पहला कह रहे हैं कि ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और दोनों सही हैं, ए आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसमें जो कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। क्यों आर गलत है? कह रहे हैं गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देता है और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक नहीं होते हैं, वह प्रासंगिक होते हैं। और जैसे जो हर बच्चा भ्रमित नहीं होता ना, अभी ऐसा आपको कुछ उदाहरण दे, गैर उदाहरण जैसे कि वह बच्चा इंटरकेट कर लेगा। अभी हम कोई उदाहरण दे दें जहाँ जो आपकी यूज का नहीं है, लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन अभी हम जस्ट पढ़ाने लगेंगे, अगर वो उदाहरण उससे संबंधित अब तुरंत उस पर नहीं अटैच कर लेंगे, हाँ वो उदाहरण इस पर काम करेगा, यह होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सही कह रहे थे कि, और लेकिन आर जो है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में चिंतन की विकास को सुसाधित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए अपसारी है, या फिर अभिसारी है, या फिर बाह्य रूप से अनुकूलित है, या फिर अतार्किक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपसारी है। अपसारी की जैसे इसमें जो बात करें, कह रहे राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने, प्रतिबिंबित करने और प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन का विकास को सुसाधित कर रही है। दोस्तों किसका? अपसारी चिंतन का प्रभाव कर रही है, अपसारी चिंतन का प्रभाव कर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि हमने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें खाली जगह के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय, प्रत्यनुष्टि विधि, या फिर अनुरूपक चिंतन, या फिर कंठस्थीकरण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुपूरक चिंतन। इसमें जो खाली जगह है उसमें भरा जाएगा क्या? अनुपूरक चिंतन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठस्थीकरण कहा जाता है, विस्मरण कहा जाता है, या फिर चयनात्मक ध्यान कहा जाएगा, या फिर परासंज्ञान कहा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है परासंज्ञान कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें कि जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुसरण। अब ऑप्शन दिया गया है, व्यक्तियों की भावनात्मक स्थितियों से संबंधित नहीं है, या फिर भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं, या फिर अगला ऑप्शन है नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं, या फिर अगला है सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें जो बात कर रहे हैं उसमें कह रहे थे कि जानकारी प्रकरण कौशल जैसा कि अनुसरण करती है, तो वह भावनाओं के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसमें सारे में नकारात्मक कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वह भावनाओं को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाली जगह है करें के लिए सीखना ब्याह अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन है पहला जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्यय को समझने, या फिर दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने, या फिर संदेह को दूर करना। दोस्तों इसमें का सीखना बाह्य अभिप्रेरणा की बात करें तो बाह्य अभिप्रेरणा की जब भी बात करें तो उसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जिसे कह रहे हैं कि दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने, जो बाह्य अभिप्रेरणा है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अब क्यों होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि जिससे एक मिनट ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने, जो बाह्य अभिप्रेरणा है क्या है, जानने की उत्सुकता थोड़ी होगी, संप्रत्यय को समझना थोड़ी होगा, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने यह आपका बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर। अधिगम कब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा। करें विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, या फिर शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, या फिर अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, या फिर विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर न दिए जाएं। तो अधिगम कब दोस्तों प्रभावशाली होगा उसको आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब होगा, जब उसे विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। तो यह तो दोस्तों है, इसमें अध्यापक केंद्रित की बात करें तो यह गलत हो जाएगा। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा वह होगा विद्यार्थियों को सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। तो सबसे ज़्यादा जब उसके सामाजिक से जोड़ के हम बालक को पढ़ाएंगे वह सबसे जल्दी सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करें निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम को सुसाधित करता है। करें योग्यता व वर्धिता मत, या फिर आसपास के विकर्षण, या फिर भाषा से अनभिज्ञता, या फिर तार्किक संबंधी न्यूनता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जो योग्यता वार्धिक मत है, यह कारक जो अधिगम को सुसाधित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों आज हमने कवर किया 2 फरवरी 2023 का जो आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, उसमें हम सब आज सीडीपी को कवर किए। कल हम सब ईवीएस को कवर करते हैं। इसी तरीके से आपके जो पूरा 2022-23 में जो आपका सीटेट हुआ था उसमें टोटल 22 सेट हुए थे। यहाँ पे हम सब 22 के 22 सीटों को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।